गृह मंत्री अमित शाह जी का घर है। मैं आपसे बात करने के लिए गेट के भीतर नहीं आ सकता, आप मुझसे बात करने के लिए गेट के बाहर नहीं आ सकते। गेट पर माइक लगा के आप उधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे, ये मसला क्या? ये तो मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम तो लद्दाख में सोचते थे सब कुछ ठीक है, हम तो पैदल चल पड़े थे ये सोच के कि यहाँ मिल के उनसे अपनी व्यथा सुना के आशीर्वाद लेके आश्वासन लेके वापस जाएंगे, क्योंकि ये जो लद्दाख का मसला है 5 सालों से थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया, तो उसको दोबारा से टेबल पे मेज़ पे रख के जाएंगे। मगर हमें नहीं पता था कि इस तरह का स्वागत हमें मिलेगा दिल्ली में। तो हम खुद हैरान हैं। आपको पता हो तो आप हमें बताइए कि क्या मसला है। ये दोनों साथ नहीं जाते हैं ना, डिटेन क्यों करेंगे आप किसी को जब वो शांतिपूर्वक चल रहे हैं? तो वो तो कोई सम्मान का तरीका नहीं है, अगर है तो हम हैरान हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ, हड़ताल लोग हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, उन्होंने आपसे कोई संपर्क, कोई वार्ता, कोई बातचीत, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश अपनी तरफ से की या नहीं? नहीं, सिर्फ अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के आश्वासन दिया कि आपकी मुलाकात हम, आपकी मतलब मेरा नहीं, मेरी मुलाकात होनी ज़रूरी नहीं है। जो पदयात्री 150 लोग, जिनमें 80 बरस के लोग थे, जिनमें महिलाएं थी, जिनमें भूतपूर्व सेनानी थे, वेटरन्स ऑफ द वॉर, उनकी मुलाकात इतने दूर चल के आने पर जो देश के आखिरी नागरिक हैं, आखिरी सीमा से आए हैं, उनको देश के शीर्ष नेताओं से मिलने का अवसर मिले, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ना भी बुलाएं, इनसे बातचीत हो, वही काफ़ी है। मगर ऐसा भी कोई आश्वासन के बावजूद मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई। सोनल जी, आप क्या हो देश के दूसरे इलाकों के लिए? आपका प्रोजेक्ट भी बड़ा फेमस है, आपने पर्यावरण के लिए तमाम काम किए। इसमें जब 370 धारा खत्म कर दी गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, उसके बाद की जो परिस्थितियां उपजी, आप इस तरह के आंदोलन में आ गए, ये बात सही? जी हाँ, क्योंकि मैं 35 सालों से हिमालय के पर्यावरण के बारे में संघर्ष करता रहा हूँ, बहुत से समाधान देता हूँ। सिर्फ जुलूस और नारे नहीं, बल्कि ये तो कम ही किया, समाधान ज़्यादा देता आया हूँ कि कैसे हम अपने ग्लेशियर्स को बचा सकें, कैसे हम ये जो क्लाइमेट चेंज है उसमें कम से कम योगदान दें, और मॉडल भी बना के जी अलग अलग तरीके से कैसे ठंडे प्रदेशों में बिना धुआं बिना आग के हम सूर्य के ऊर्जा से गर्म रह सकते हैं या कृत्रिम ग्लेशियर बना सकते हैं, ये सब करता आया हूँ। तो अभी यही देख रहा हूँ कि जब लद्दाख का एक यूटी बन रहा है स्वायत्त, तो उसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता हो, उनको सशक्त किया जाए, क्योंकि उनकी लगानी है भविष्य में, वो वहीं रहेंगे पीढ़ियों तक। जो अफसर आके चलाएंगे वो तो 2-3 साल चलाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि वो आए। तो एक एनवायरमेंटलिस्ट के नाते मैं ये देखता हूँ कि लोकतंत्र की बहाली और 6वें शेड्यूल जैसा, वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है, ये हो तो स्थानीय लोग अपने समझ बुद्धि से अपने घर को संभालेंगे तो वो बेहतर संभालेंगे। कोई अनजान आके संभाले तो वो उसका फ़ायदा लेके यूज़ एंड थ्रो करके निचोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सोनल जी, और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाएगा और जो भी फैसला किया गया, तो उस समय तो कहा गया कि लद्दाख के लोगों ने खुशियाँ मनाई। जी, तो लद्दाख के लोगों ने खुशियाँ इसलिए नहीं मनाया गया कि 370 चला जाए, इसलिए मनाया कि यूटी बनना संभव था अब, क्योंकि यूटी बनने के बारे में लद्दाख के लोगों ने 70 सालों से मांग करते रहे थे, और उन्हें ये बताया गया कि 370 के होते ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कश्मीर के असेंबली में पास होना होगा, जो कि हो नहीं सकता था 370 के चलते। जब 370 हटा तो उनकी खुशी थी कि वो यूटी बन रहे हैं। कश्मीर में बुरा हो ऐसा उनका वो नहीं था, मगर लद्दाख में अच्छा हो ये उनकी पहली उम्मीद थी। तो इसलिए उन्होंने खुशी मनाई, और ये सोचकर भी मनाया कि अब यूटी दिया है तो ये एक पूर्ण यूटी होगी, जिसमें असेंबली भी होंगे, जहां चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करेंगे। बहुत जल्द पता कर लगा कि ये यूटी बिना असेंबली के हैं। बिना असेंबली के यूटी तो पुराने कॉलोनी की तरह हैं, जहां पर एक कमिश्नर या एक गवर्नर मनमर्जी से चलाते हैं, लोगों की कुछ पूछी नहीं जाती। अभी बराबर यही हो है लद्दाख में, लोगों का कोई भागीदारी नहीं है,
एक एलजी साहब चलाते हैं, 2 छोटे छोटे हिल काउंसिल हैं वो, मगर तरक्कियाती काउंसिल हैं, विकास के काउंसिल है, वो सिर्फ पैसे खर्चते हैं, वो नियम नहीं बना सकते हैं। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं हुआ। और वो पैसे मैं अभी राइट्स है उस एरिया में, नोटिफाइड एरिया में आप उसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं कि अपने नियम बनाने की क्षमता सहित। तो एक बात सुनेंगे, ये 370 के बारे में ये कहा गया कि उसके हटने के बाद लद्दाख के लोगों को, पहले तो कश्मीर जब एक स्टेट था तो 4 विधायक आपके इलाके से आते थे, तो आप कहते थे कि आपकी सुनवाई तो कुछ होती नहीं, वहाँ कश्मीर और जम्मू का ही है, लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार होता है, इसलिए हमें जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। ये डिमांड तो अब तो आसमान से गिरे खजूर पे लटके, अब वो 4 भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। नहीं, 4 कम थे तो उसको 0 देना कितना समाधान है। 4 थे वो कम थे, अभी कुछ भी नहीं है, 0। अच्छा, एक बात और आप इसको बताएंगे, धारा 370 के पहले जम्मू कश्मीर जो पब्लिशर था उसकी नौकरियां गैजेटेड अफसर्स के लिए, अब बाकी जो बोर्ड होते हैं जो क्लास 3 के नीचे के लिए, उनकी नौकरियां उसमें निकलती थी, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख और कश्मीर जम्मू और लद्दाख के लोग उसमें नौकरियां पाते थे। अभी यूटी बनने के बाद जो एक बड़ी शिकायत आ रही है, आप ये युवाओं की बातें युवाओं से पूछ लीजिए ना, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ये ज्यादा आपको बेहतर बताएंगे। अरे आप ये तो सब कुछ कर रहे हैं, आप कह रहा हूँ आपके पास इतने सारे लोग हैं तो आप उनसे पूछिए ना, मैंने आपको जो मेरे से बताने वाली थी बता दी। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। किसी अवैज्ञ जो हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर आ रहे, आप आई कमीशन था 370 के पहले, उससे गैजेटेड नौकरियां आपको भी मिलती थी, जम्मू वालों को भी, कश्मीर वालों को भी, जो उसके नीचे की थी उसका एक अलग कमीशन था। अब यूनियन टेरिटरी अलग अलग होने की वजह से अब केंद्र सरकार की तरफ से जो नौकरियां आएंगी वही आप लोगों को मिलेंगी, उसमें शायद उस तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा जो 370 के पहले था। तो नौकरियों के हालात कैसे रहे? लोग ये कहते हैं कि 5 साल में 370 खत्म होने के बाद लद्दाख में भी नौकरियों के लिए बहुत दिक्कत होगी, ऐसा सही है? हाँ जी, सही है। मतलब गैजेटेड पोस्ट कुछ निकलते नहीं है सर, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ निकलता है, वो भी बहुत कम निकलता है। और स्टूडेंट्स पढ़ाई ख़त्म करके इतने सालों से ऐसे ही पढ़े हुए हैं, मतलब एज। आप लोग इसमें जुड़ने की आप लोगों का रीजन क्या था और डिमांड्स क्या? आप मेरा रीज़न वही अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स का वही है, और साथ ही साथ वही सेफ गार्ड, लद्दाख के सेफ गार्ड के लिए मैं